Hello students, welcome you all in our third session of our chapter number 16, that is management of natural resources. Students, in the previous two sessions we have discussed regarding the natural resources, its types and how to manage the natural resources, especially forests and wildlife. Let us discuss regarding the management of few more types of natural resources. Students, our today's first chapter is water. Okay, let us see the uses of water, because we all know that water for all. We have seen a statement, water for all, or water is life. Okay, so let us see what are the uses of water. Water is a basic necessity for all living things. We use water for our daily needs, for agriculture, transportation, construction of buildings, roads, dams, etc. हर चीज़ के लिए हमको वाटर की ज़रूरत होती है. वाटर इज द नेचुरल हैबिटेट फॉर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स. जो भी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स है, द ऑर्गेनिजम्स लिविंग इनसाइड द वाटर, सो वाटर इज अ होम फॉर देम. वाटर उनका घर है. ह्यूमन एक्टिविटीज आर अफेक्टिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड कॉजिंग पोल्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज. वी ह्यूमन बींग्स, ड्यू टू आवर वेरियस एक्टिविटीज, वी हैव अफेक्टेड द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. अभी हमको वाटर कम मिलता है एंड वी हैव इवन क्रिएटेड द पोल्यूशन इनसाइड द वाटर. हम लेक के किनारे, दरिया किनारे घूमने जाते हैं, वहाँ पे कितना पोल्यूशन फैला के आते हैं. हम पानी कितना वेस्टेज करते हैं, पानी में हम केमिकल्स डाल देते हैं, ये सब कर देते हैं. वी हैव क्रिएटेड लॉट्स ऑफ पोल्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज. नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस डिस्कस व्हाट डू यू मीन बाय डैम्स. ओके, डैम्स क्या होते हैं? आपने डैम्स के बारे में सुना ही होगा, तो लेट अस सी व्हाट डू यू मीन बाय डैम्स. ओके, डैम्स का मतलब पता है ना क्या? डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड, ह्यूज डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड फॉर व्हाट? टू स्टोर द वाटर. वाटर को स्टोर कर, क्योंकि जब बारिश होती है तो वाटर क्या होता है, बहुत सारा हमको मिलता है, तो डैम्स में वाटर वो स्टोर हो जाता है एंड दैट स्टोर्ड वाटर कैन बी यूज्ड इन द फ्यूचर. जब बारिश नहीं और पानी की कमी हो तब हम डैम का पानी यूज कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो लेट अस सी व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डैम्स. ओके, लाइक इरिगेशन ऑफ क्रॉप्स, है ना. वी कैन यूज द वाटर स्टोर्ड इन द डैम फॉर इरिगेशन इन द क्रॉप्स, है ना. क्रॉप्स को पानी देने में काम आएगा. इवन द डैम्स, जहाँ पे बड़े बड़े डैम्स होते हैं ना, वहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, है ना. वाटर इज अलाउड फ्रॉम द ह्यूज हाइट एंड इट फॉल्स ऑन द टर्बाइन. व्हेन द टर्बाइन रोटेट्स इट इज कनेक्टेड विद द जनरेटर विच जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी. देन द वाटर स्टोर्ड इन द डैम कैन बी सप्लाइड टू टाउन्स एंड सिटीज़. जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत कम है, वहाँ पे ये वाटर को सप्लाई किया जाता है. एंड फ्लड्स कैन बी कंट्रोल्ड बाय कंस्ट्रक्टिंग द डैम्स, है ना. डैम्स को बनाने से क्या होता है कि ये जो सीज होते हैं वो ओवरफ्लो नहीं होते हैं, रिवर्स एंड दोस, एंड फ्लड्स कैन बी कंट्रोल्ड. ओके स्टूडेंट्स, till now we have seen the advantages related to the dams. Dams से क्या क्या फायदे होते हैं, but there are some disadvantages also of dams. डैम्स बनाने के कारण कुछ प्रॉब्लम भी होता है. क्या क्या प्रॉब्लम्स है? द फर्स्ट प्रॉब्लम इज सोशल प्रॉब्लम्स. डैम बनाने के लिए आपको बहुत सारी जगह चाहिए, और अगर हमको ऐसी जगह पर डैम बनाना है जहाँ पे ऑलरेडी लोग रहते हैं, तो उन लोगों को वहाँ से हटाना पड़ेगा. तो उनको वहाँ से हटा के कहाँ पे आप रखोगे, है ना. जब कुछ लोगों को एक एरिया से हटा के दूसरे एरिया में सेटल करते हैं ना, उसको हम बोलते हैं रिहेबिलिटेशन. तो इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर द रिहेबिलिटेशन ऑफ द पीपल्स हु आर स्टेइंग देयर. और स्पेशली ऐसी जगह पे डैम बनाया जाता है जहाँ पे पानी वानी होता है, फॉरेस्ट होता है, तो वहाँ के लोग तो क्या होते हैं, ट्राइबल पीपल के लोग होते हैं, है ना. ट्राइबल पीपल्स आप जानते हो ना, जो जंगल के आसपास जो रहते हैं, उन लोगों को शहर के लोगों से मिलना जुलना नहीं आता है. तो उन लोगों को तुम अपने नेचुरल जगह से हटा के अगर ऐसे शहरी एरियाज में जगह में रखोगे उनको, तो उनको एडजस्ट होने में प्रॉब्लम हो जाएगा. ओके, जैसे इसका फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ मैं, है ना. वी हैव सीन द ऑपोजिशन ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज डैम्स लाइक तहरी डैम ऑन द रिवर गंगा. रिवर गंगा के ऊपर एक तहरी डैम बनाया जा रहा था, है ना. उसके ऊपर भी बहुत बड़ा बवाल हुआ था. क्यों? क्योंकि वहाँ के लोगों को हटा के कहीं और रहने के लिए भी प्रॉब्लम हो रहा था. सिमिलरली नर्मदा बचाओ आंदोलन, ओके, सेव द नर्मदा प्रोजेक्ट, अबाउट रेजिंग द हाइट ऑफ द सरदार सरोवर डैम. नर्मदा डैम जो है उसका नाम क्या है? सरदार सरोवर डैम है, रिवर नर्मदा पे. उसकी हाइट और बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, लेकिन उसके कारण बहुत सारा नुकसान भी हो रहा था लोगों को. उसके लिए उसके खिलाफ में प्रोटेस्ट किया गया था. तो दीज आर द सोशल प्रॉब्लम्स. ओके, ना इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स मतलब पैसे के रिलेटेड क्या है, क्योंकि डैम जो होता है वो बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन है, तो इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव एंड इट यूजेस अ ह्यूज अमाउंट ऑफ पब्लिक मनी. क्योंकि डैम बनाना था, कौन बनाता है डैम? गवर्नमेंट बनाते हैं, और गवर्नमेंट को पैसा कहाँ से आता है? पब्लिक में से आता है. पब्लिक का टैक्स बढ़ा देते हैं.
ओके, तो पब्लिक के ऊपर ही आ जाता है ये पूरा। देन कम्स एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। इट कॉजेस, कई बार डैम बनाने के लिए फॉरेस्ट एरियाज को या वहाँ के लोगों को, वहाँ के, देखो एक बार आपने कहीं पर डैम बना दिया तो वहाँ के जो एनिमल्स थे उनको भी वहाँ से हटना पड़ेगा, मतलब वहाँ से नेचुरल हैबिटेट पूरा क्या हो जाएगा, हट जाएगा। इट कैन इवन कॉज डिफॉरेस्टेशन एंड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सो दीज आर द वेरियस डिसएडवांटेजेस ऑफ डैम्स। ओके स्टूडेंट्स, यू कैन सी द पिक्स ऑफ द डैम्स। आप देख सकते हैं कैसे बड़े बड़े डैम्स बनाए गए हैं जो रिवर वाटर को स्टोर करके रखते हैं, सी वाटर को स्टोर करके रखते हैं, और फ्यूचर में जब चाहिए तभी हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द टर्म वाटर हार्वेस्टिंग। व्हाट डू यू मीन बाय रेन वाटर हार्वेस्टिंग? वाटर हार्वेस्टिंग मतलब, रेन वाटर हार्वेस्टिंग मीन्स टू कलेक्ट द रेन वाटर एंड टू स्टोर देम फॉर द फ्यूचर यूज़। जब रेन हो रहा हो तो उस रेन वाटर को तुम कलेक्ट करके रखो, फिर इसको स्टोर करके रखो ताकि फ्यूचर में जब रेन नहीं होता है तब हम उस वाटर को यूज़ कर सके। दैट इज कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो आपको डेफिनेशन भी पता होना चाहिए। एंड व्हाट आर द कॉमन मेथड्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग? द मोस्ट कॉमन मेथड्स आर डिगिंग पिट्स, पॉन्ड्स, लेक्स एक्सेट्रा। अब बड़े बड़े खड्डे कर दो, पिट्स मतलब खड्डे बना दो, पॉन्ड बना दो, लेक बना दो, सारी चीज़ें बना के रखो, और जब बारिश का पानी आएगा, जब रेन वाटर आएगा तो ये सब चीज़ें भर जाएंगी, ये भरी रहेंगी, फ्यूचर में आप इनको यूज़ कर सकते हो। सो दिस इज द बेस्ट मेथड ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। सेकेंड मेथड, बिल्डिंग स्मॉल अर्दन डैम्स और कॉन्क्रीट चेक डैम्स, है ना। चेक डैम्स बनाते हैं या छोटे छोटे डैम्स बनाते हैं, स्मॉल डैम्स और चेक डैम्स जो पानी को स्टोर करते हैं टेम्पररीली। इवन द कंस्ट्रक्शन ऑफ डाइक्स, देन कंस्ट्रक्शन ऑफ रिजर्वॉयर्स। डाइक्स और रिजर्वॉयर्स क्या होते हैं? दे आर द कंस्ट्रक्शंस मेड टू स्टोर द वाटर। ये वही चीज़ है, डाइक्स भी, रिजर्वॉयर भी, सब पानी को स्टोर ही करते हैं। देन कंस्ट्रक्शन ऑफ रूफ टॉप कलेक्टिंग यूनिट्स इन द हाउसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो स्टूडेंट्स, कई बार जब बारिश गिरती है तो हमारे छत पे पानी गिरता है और छत के थ्रू पाइप्स हमने लगाया होता है और पूरा पानी पाइप के थ्रू नीचे आके गिर जाता है। यस सर नो? अगर हमने वो पाइप्स नहीं लगाया होता तो छत में ही पानी जमा हो जाता, लेकिन वो पानी निकलने के लिए हमने एक पाइप लगा दिया होता है और उसके थ्रू पूरा पानी निकल जाता है छत में से। तो अगर आपने छत में से आपने एक पाइप बना के रखा, उस पाइप को आप एक अंडरग्राउंड वाटर टैंक के साथ कनेक्ट कर दो, तो छत का पूरा पानी जो है किस में चला जाएगा? वाटर टैंक में चला जाएगा। फिर आप वो पानी कभी भी फ्यूचर में यूज़ कर सकते हो। तो घरों में भी हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ना व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, है ना। वी ऑल नो दैट कि अगर आप पानी अगर अंडरग्राउंड में मेंटेन रखोगे तो अंडरग्राउंड वाटर से क्या फ़ायदा होता है? इट डज नॉट इवापोरेट ईजिली। पानी जो अंडरग्राउंड रहता है वो इवापोरेट नहीं होता है। जो सरफेस वाटर है लेक का या फिर जो अपने पिट्स बना के रखे, वो पानी क्या हो जाता है? इवापोरेट हो जाता है ड्यू टू द हीट ऑफ द सन। बट अंडरग्राउंड वाटर इवापोरेट जल्दी नहीं होता है। इट स्प्रेड्स आउट एंड रिचार्जेस वेल। अंडरग्राउंड वाटर जब पानी ज़मीन के अंदर है वो पूरा स्प्रेड होता रहता है और वो कहाँ तक चला जाता है? वेल्स तक चला जाता है, कुएँ तक। तो कुएँ में भी पानी मेंटेन रहता है बिकॉज ऑफ दिस अंडरग्राउंड वाटर। इट प्रोवाइड्स मॉइस्चर फॉर इरिगेशन ऑफ क्रॉप्स, है ना। अगर पानी ज़मीन के अंदर रहेगा ना तो ज़मीन पूरी क्या रहेगी? मॉइस्चराइज रहेगी, वहाँ का सॉइल एकदम मॉइस्चर भरा रहेगा और वो क्रॉप्स में काम आता है, क्रॉप्स के लिए। ओके, इट डज नॉट गेट्स पॉल्यूटेड इजीली। अंडरग्राउंड वाटर है, जमीन के अंदर का पानी है तो उसका पॉल्यूशन भी नहीं होगा। इट डज नॉट प्रोवाइड ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मॉस्किटोज एंड हाउस फ्लाइज। जो पानी जमीन के ऊपर होता है ना, उसके ऊपर क्या होता है? मॉस्किटो और हाउस फ्लाइज क्या करते हैं? ब्रीडिंग करते हैं, मतलब उसके ऊपर ही वो पलते रहते हैं। आप देखते ही हो कहीं भी अगर पानी जमा होगा तो उसके ऊपर पूरे मच्छर वच्छर आ जाएंगे उसके ऊपर। बट अंडरग्राउंड वाटर में ये प्रॉब्लम नहीं होता है, मॉस्किटो और हाउस फ्लाइज की ब्रीडिंग नहीं होती है। ओके, सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ व्हाट? अंडरग्राउंड वाटर। यू कैन सी सरफेस वाटर, आप देख सकते हो कैसे कैसे हम लोग पानी को स्टोर कर सकते हैं। यू कैन सी हियर स्मॉल चेक डैम्स कैसे बनाए हुए, स्मॉल लेक्स कैसे बनाए हुए, स्मॉल रिजर्वायर्स कैसे बनाए टू स्टोर द वाटर। दिस आर द वेरियस वेज ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। सी रेन वाटर हार्वेस्टिंग का घरों में कैसे कर सकते हैं? रूफ हम ऐसे बेंड वाला रूफ बना दो, ओके, और रूफ के ऊपर पानी के ऊपर देखो पूरा उधर पाइपलाइंस लगाए हुए हैं, वो पाइपलाइंस पूरे किस में जा रहे हैं? टैंक्स में जा रहे हैं। ये पानी आप टैंक्स में आप रख सकते हो, है ना। सिमिलरली देखो अंडरग्राउंड वाटर, देखो कैसे अंडरग्राउंड जा रहा है ना। अंडरग्राउंड में रहेगा तो वो वेल्स को, कुएं को रिचार्ज रखेगा, सॉइल को मॉइस्चराइज रखेगा। सो इन दिस वे वी कैन डू वेरियस टाइप्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। Now students, let us discuss our next topic, that is coal and petroleum. We all know students how are coal and petroleum formed. Millions of years ago, due to some
situations many trees and plants got buried under the earth crust, है ना. बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स जो है अर्थ क्रस्ट में क्या हो गए थे, बरी हो गए थे. नाउ ड्यू टू द इंटेंस हीट एंड प्रेशर दे गॉट कन्वर्टेड इनटू व्हाट, फॉसिल फ्यूल्स. ओके, वो किस में कन्वर्ट हो गए, फॉसिल फ्यूल्स में. ठीक है ना. तो इन फॉसिल फ्यूल्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कोल एंड पेट्रोलियम. कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, and they are the non-renewable sources of energy. Why they are non-renewable source of energy? Because their formation takes place millions of years. इनको वापस से बनने में millions of years लग जाते हैं. So they are the non-renewable sources of energy. Coal and petroleum both. You can see coal. कोल कैसे एक्सट्रैक्ट होता है, और पेट्रोलियम देखो कैसे. पेट्रोलियम जो है ना, ओशियंस में से, वाटर रिजर्व्स के अंदर से हम लोग पेट्रोलियम निकाल सकते हैं. अंडरस्टूड. ये पेट्रोलियम का भी दिखाया हुआ है और कोल का भी दिखाया हुआ है, कैसे हम लोग कोल निकालते हैं. ओके. पेट्रोलियम रिजर्व्स में लास्ट फॉर अबाउट 40 ईयर्स एंड कोल रिजर्व्स में लास्ट फॉर अबाउट 200 ईयर्स. मतलब अभी हमने इतना सारा पेट्रोलियम निकाल दिया है कि नियर फ्यूचर में खाली 40 ईयर्स तक इसको हम यूज़ कर सकते हैं बस. मतलब मैंने आपको बता ही दिया था पहले मैंने कि हमारे बाद का जनरेशन तो फिर भी देख लेगा, लेकिन उसके बाद का जो जनरेशन है, आफ्टर 2 जनरेशन, दोज पीपल में नॉट बी वंडरिंग कि पेट्रोल का मतलब क्या होता है, पेट्रोलियम का मतलब क्या होता है. ओके. बट कोल का यहाँ पे 200 ईयर्स बताया है, बट अगर आप फैक्ट चेक करोगे ना तो इट कैन बी यूज्ड इन द नियर 100 ईयर्स ओनली. अभी 100 साल तक ही चलेगा और ज़्यादा नहीं चलेगा, इतना ही कोल है. So coal and petroleum contains कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर. कोल और पेट्रोलियम के अंदर हाई कंटेंट किसका है, कार्बन का, हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन का और सल्फर का. इसी के लिए जब आप कोल और पेट्रोलियम को बर्न करते हो ना तो उसको ऑक्सीजन देते हो, तो आपको इन सब के ऑक्साइड्स मिलते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन का ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड. और ये सारे ऑक्साइड्स क्या है, एसिडिक ऑक्साइड्स है. कैसे ऑक्साइड्स है ये, एसिडिक ऑक्साइड्स. व्हाट यू मीन बाय एसिडिक ऑक्साइड्स, थोड़ा केमिस्ट्री जान लेते हैं अभी हम लोग. एसिडिक ऑक्साइड मतलब जब एसिडिक ऑक्साइड जब वाटर से कंबाइन होते हैं ना तो ये क्या बनाते हैं, एसिड बनाते हैं. क्या बनाते हैं, एसिड. जब इनके ऑक्साइड्स, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, ये इनके ऑक्साइड्स जब वाटर से कंबाइन होंगे तो ये क्या बनाएंगे, एसिड्स बनाएंगे. ओके. तो लेट अस सी व्हाट. व्हेन दे आर बर्न्ड दे रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर. जब हम कोल और पेट्रोलियम को बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स प्रोड्यूस होते हैं, सल्फर के ऑक्साइड्स प्रोड्यूस होते हैं. सी द हार्मफुल गैसेस which are released by burning of coal and petroleum. You can see in the pics. Carbon dioxide is also a greenhouse gas. ये हमने 9th में पढ़ा हुआ है ना, because it can absorb the heat of the sun, है ना, which causes global warming. तो oxides and of sulfur and nitrogen, है ना, they also combine with moisture in the air or the water of the rain and they produce acid rain, है ना. जब हम कोल पेट्रोलियम को बर्न करते हैं ना तो हमारे एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड जो है प्रेजेंट होता है, और जब वो रेन आता है तो वो रेन वाटर इन ऑक्साइड से कंबाइन हो जाता है और वो एसिड बन जाता है, एंड दे फॉल ऑन द अर्थ. सच रेन इज कॉल्ड एसिड रेन. सी हाउ एसिड रेन इज फॉर्म्ड. ठीक है ना. जब रेन प्रोड्यूस हो रहा है, जब रेन हो रहा है तो वो किससे कंबाइन हो रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड. When it combines with nitrogen dioxide, it forms nitric acid, and when it combines with sulfur dioxide, it forms what, sulfuric acid. Okay, and these acids fall on the earth. Such rain is called acid rain. Okay, students, see the harmful effects of acid rain. Due to acid rain, the natural beauty of many monuments have been destroyed. You can take the example of Taj Mahal. Taj Mahal is formed by marbles. It is constructed by using marbles which have a shiny texture, but due to acid rains, its shiny texture has been corroded. Government has been spending crores of years every year to keep in shining the marbles. मार्बल्स को क्लीन करके शाइन में रखने के लिए हर साल करोड़ों रुपया गवर्नमेंट खर्च करती है, बट देन ऑल्सो ड्यू टू एसिड रेन धीरे धीरे वो हो रहा है. ओके. इवन ड्यू टू एसिड रेन जो फॉरेस्ट भी डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, वाटर जो है वो भी क्या हो रहा है, एसिडिक वाटर बन जा रहा है जो सॉइल वाटर है. ओके. so these are the harmful effects of acid rain. See few more harmful effects of acid rain or global warming is what, melting of polar ice. The ice of North Pole and South Pole is slowly melting, which is causing what, the rise of sea level. Okay, sea level धीरे धीरे बढ़ रहा है तो उसके आसपास के जो लैंड रीजन है वो सबमर्ज हो जा रहा है उसके अंदर. So these are the harmful effects of global warming. Okay students. So students, by this we end our chapter.
Okay, we have completed this chapter in 3 sessions, and we have to take care of our environment, we have to take care of our natural resources. Sustainable management of natural resources is a difficult task. What is the meaning of the word sustainable management? आप natural resources को ऐसे use करो कि new या future generation भी उसको use कर सके. In addressing this issue, we need to keep an open mind with regard to the interests of the various stakeholders. We need to accept that people will act with their own best interest as the priority. But the realization that such selfish goals will lead to misery of a large number of people and the total destruction of our environment in slowly growing. है ना, मतलब हम तो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को यूज़ करेंगे, स्टेक होल्डर्स उनको यूज़ करेंगे, बट उनका सेल्फिश गोल नहीं होना चाहिए. उनका सेल्फिश यूज़ करेंगे तो बहुत सारे लोग जो है उसके कारण सफ़र करेंगे और एनवायरनमेंट में क्या होगा, टोटल डिस्ट्रक्शन होगा. Going beyond laws, rules and regulation, we need to tailor our requirements individually and collectively so that the benefits of development reach everyone now and for all the generations to come. मतलब इस तरह से आप नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करो कि उसका बेनिफिट जो है अभी के लोगों को और फ्यूचर जनरेशन को भी रहे. Okay students, so go through this chapter once again properly. We will meet in the next chapter. Till then, thank you students.